Education, Dean, Faculty of Humanities and Social Sciences, and Director, Abdul Kalam Center for Ancient Indian Science, Guru Dhameshwar University of Science and Technology. ये आपका present designation है, and here you are for the more than 20 years and working since from 7/7/2004. And you have also served as Senior Most Professor in CDLU, SIRSA, and Second Senior Most Professor in Central University of South Bihar, Gaya. Worked as Sub-Editor in Hindustan Times before joining university teaching on 26/10/1989. Your professional career is in the Mass Communication Department for almost 21 years and earlier worked as Dean Students Welfare for 2 terms, Director HRDC, Dean of the Faculty for 4 terms, and 1 term in CDLU SIRSA, Chairperson Head for 6 terms in the present organization, and Founder Head University of Allahabad and 1 term in CDLU SIRSA. 2 books, one on Media Matrix published by State Publications and other on media research. This is the only book in Hindi published by Haryana Sahitya Akademi. Nominated by UGC for Commonwealth Fellowship in 2001 and for placement letter from University of Lancaster, UK. Honored by ABP News Channel with National Education Award of Best Professor in the subject for 2014. ये आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था भी। सर, अब आपको मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। सभी को सादर नमस्कार, वंदन, अभिनंदन, अभिवादन। सम्मानित मंच, आदरणीय मुख्य अतिथि एवं माननीय मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्रीमान अशोक छाबड़ा जी, प्रांत के सह मीडिया प्रभारी श्रीमान शमशेर सिंह जी, पूर्व प्रधान सरपंच श्रीमान सोमेश जी जो वर्तमान में अधिवक्ता भी हैं, विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर उमेश आर्या जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर वीर रंजन पात्र जी, जम्ब शक्ति के अध्यक्ष श्रीमान विकास जी गोदारा, मीडिया के हमारे बंधुओं, शिक्षकगण, शोधार्थी, छात्र छात्राओं एवं सभी अतिथिगण, आपको इस 23वें विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हार्दिक बधाइयां, शुभकामनाएं, वंदन, अभिनंदन। ये एक बहुत ही सौभाग्य का दिन है और हम जानते हैं कि वर्ष 1993 में 3 मई को प्रथम विश्व प्रेस दिवस भी कहते हैं इसको, या विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत हुई थी और आज हम 23वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। और ये भारत में प्रेस की स्वतंत्रता या विश्व में प्रेस की स्वतंत्रता एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि जब तक प्रेस स्वतंत्र नहीं होगा, निष्पक्ष नहीं होगा, उसमें संतुलन नहीं होगा, तो वो अपने कार्य को सुचारू रूप से संपादित नहीं कर पाता। कई बार तो निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकार या स्वतंत्र मीडिया सरकार के लिए भी बड़ा उपयोगी होता है। ऐसा नहीं कि वो हमेशा मीडिया जो है वो सरकार बहुत तरह की जो व्यवस्थाएं हैं उसमें सच जब सामने आता है तो उसका बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। विश्व प्रेस की जो स्वतंत्रता की स्थिति है वो अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से है। जैसे कि हम लोग तो सैद्धांतिक पक्ष से ज्यादा जुड़े होते हैं, व्यावहारिक पक्ष के लिए बहुत सारे मीडिया हैं। तो एक साइवर्ट पैटरसन एंड श्रैन की पुस्तक है 4 थियरीज ऑफ प्रेस, जो हमारे रिसर्च स्कॉलर्स और स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। ये 4 थियरीज ऑफ प्रेस में अथॉरिटेरियन थियरी, लिबर्टेरियन थियरी, सोशलिस्ट थियरी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी थियरी। तो जो अथॉरिटेरियन थियरी है इसमें मीडिया जो है अथॉरिटी के लिए पूर्णतः काम करता है, अथॉरिटी को काम चलाने में अपना सहयोग करता है, अथॉरिटी के अधीनस्थ होता है, अथॉरिटी के द्वारा उसका कई बार सेंसरशिप भी किया जाता है, सरकार द्वारा उसके प्रेस रिलीज और दूसरे को देखा जाता है।
भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। अगर थोड़ी बहुत थी तो आपातकाल के दरमियान कह सकते हैं, लेकिन अभी नहीं है। तो भारत की जो प्रायः स्थिति है वो अथॉरिटेरियन में नहीं माना जाता, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के, अफ्रीकन कंट्रीज, अमेरिका के कुछ, लैटिन अमेरिका के कुछ कंट्री और एशिया के कुछ देश इसके अंतर्गत आते हैं। उसकी तुलना में भारत में जो प्रेस है वो काफी स्वतंत्र है। एशिया का लगभग सर्वाधिक स्वतंत्र देशों में भारत की गिनती होती है। यदा कदा इन प्रकार उसकी स्वतंत्रता के आयाम में कुछ परिवर्तन अवश्य होता रहता है। तो जो दूसरा थियरी है और लिबर्टेरियन थियरी, वो भारत पर काफी लागू होता है। लिबर्टेरियन थियरी, इसको फ्री प्रेस थियरी भी कहते हैं, ये यूके से शुरू हुआ था। और भारत में लिबर्टेरियन थियरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे संविधान की धारा 19(1) कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो उसके तहत हमारा प्रेस इसमें ही आता है। और उसके बाद जो तीसरा है वो सोशलिस्ट थियरी, जो कम्युनिस्ट कंट्री और सोशलिस्ट कंट्री और रशिया है, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध भी प्रेस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है तो हम जैसे चाहें, कोई ऐसी चीज नहीं लिख सकते जिससे किसी की मानहानि हो, किसी का चरित्र हनन हो, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का वायलेशन हो, कॉपीराइट एक्ट का वायलेशन हो, फॉरेन कंट्री के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएं, देश के अंदर अराजकता फैल जाए, कोई धार्मिक उन्माद हो जाए। ऐसे उस पर 8 प्रकार के प्रतिबंध हैं जो हमारे बच्चे नियमित पढ़ते हैं, बीएमसी के भी बच्चे पढ़ते हैं। तो ये चीज बताना जरूरी है क्योंकि ये प्रतिबंध हमारे पास। अब आपको आजादी तो जीवन में है कि सोना है, कोई 8 घंटा भी सो जाता है, कोई 10 घंटा भी सो जाता है, कोई 4-5 घंटा भी सोता है, 6 घंटा। तो आपकी चूंकि जिम्मेवारी भी है, खाली सोने से तो जिंदगी नहीं चलेगी। उसी प्रेस की जो जिंदगी है वो केवल स्वतंत्रता से नहीं चलती। फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड विथ। जहां आपको आजादी है वहीं पर जिम्मेवारी भी है। तो भारत में ये दोनों थियरी लागू होता है। इसके अलावा 2 थियरी और है जो डेनिस मैकेल ने दिया था, डेवलपमेंट मीडिया थियरी एंड पार्टिसिपेटरी थियरी, बट मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा, इससे सीधा हमारा संबंध है, उसकी चर्चा कर रहा हूं। समाज और मीडिया, इनके बीच बड़ा गहरा रिश्ता है। समाज मीडिया से कुछ आशा रखती है और मीडिया भी समाज से कुछ आशा रखता है। समाज मीडिया से क्या आशा रखती है? मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जो 3 स्तंभ हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, समाज ये उम्मीद करता है कि मीडिया इस सब की गंदगी को, सब सारी त्रुटियां, कुरीतियां, विसंगतियां को दूर करे। और जब मीडिया ऐसा नहीं कर पाता तो हम प्रायः कहते हैं कि मीडिया ऐसे करता है, मीडिया वैसे करता है। भाई, इतनी जिम्मेवारी नहीं है मीडिया की। मीडिया की जिम्मेवारी इतनी ही है कि कहीं पर कोई गंदगी है तो एक माचिस की तिल्ली मारकर दिखा देना उसका दायित्व है कि ये मीडिया का काम है। वो एक दीपक, एक दर्पण है, उसको सुधार करने की जिम्मेवारी नहीं होती मीडिया की, कोई एक्टिविस्ट नहीं है। लेकिन समाज कई बार ये भी उम्मीद करता है कि सारी गंदगी की सफाई मीडिया करे। तो समाज की आशा अगर जब बहुत ज्यादा होती है मीडिया से तो जाहिर है कि निराशा होगी। लेकिन मीडिया जब कहीं आग लग रहा होता है, जब कहीं कोविड में ही देखिए इतने लोग अस्पताल में थे, इतने स्मशान में लाशों का ढेर था, वहां पर मीडिया जाता है अपनी प्राण को हथेली पर लेकर। और अभी भी जो पहलगांव में जो हुआ है आतंकी हमला, वहां पर भी सबसे पहले कौन पहुंचता है? तो मीडिया पहुंचता है। और इस सिलसिले में मीडिया के कई तरह की प्रताड़ना भी झेलनी पड़ती। अगर हम हिसार हरियाणा की बात करें तो अभी एक घटना कुछ दिन पहले घटी थी राकेश जी के साथ, राकेश क्रांति जी के साथ, और ऐसी बहुत घटनाएं घटती रहती है जो जब हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल करने का प्रयास करते हैं तो कई प्रकार की बाधाएं सच तक पहुंचने में हमको रोकती। मीडिया भी समाज से आशा रखता है कि जब मैं कोई खोजी पत्रकारिता करूं, जब कोई सच ढूंढूं, जब तथ्य तक पहुंचने का प्रयास करूं तो समाज से भी हमको सहयोग मिले, पुलिस से, प्रशासन से, अपने मालिक से, सबसे मिले। लेकिन कई बार ऐसा सहयोग नहीं मिलता और वो सच तक नहीं पहुंच पाता। कोई घोटाला ही करता है
मान लो ए ने घोटाला किया तो वो सच तक पहुंचने नहीं देना चाहता मीडिया को, वो हर तरह से पहले उसको रोकता है, उसके ऊपर दबाव बनाता है। और मीडिया पर कई प्रकार के दबाव हैं आज, इसमें कोई संदेह नहीं कि बाहरी दबाव भी है मीडिया पर और आंतरिक दबाव भी है। बाहरी दबाव में सामाजिक राजनीतिक संगठन के दबाव, सामाजिक संगठन के दबाव, कई आर्थिक संगठन के दबाव होते हैं, यहाँ तक कि धार्मिक संगठन के दबाव, आध्यात्मिक संगठन के दबाव, और कई बार मीडिया के ऊपर आंतरिक दबाव, अपने मालिक का दबाव, अपने संपादक का दबाव, अपने समाचार संपादक का दबाव, अपने ब्यूरो प्रधान का दबाव, ये सारे दबावों के बीच में वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से एक प्रकार से लड़ाई लड़ता है। कई बार उसके ऊपर स्वारोपित दबाव भी हो जाता है कि वो खुद ही सोचता है ये सच लिखे या ना लिखे, लिखे या ना लिखे, कैसे करें। उसके मन में आ गया, रात की नींद हराम हो रही है, लेकिन उसको अपने नौकरी का भी डर लगता है और भी कई प्रकार का डर जो मैंने बताया। लेकिन स्वतंत्रता, जहां तक हम लीडर हैं वहीं तक हमारी स्वतंत्रता है, जहां पर हम डर जाते हैं हमारी स्वतंत्रता समाप्त। भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई थी प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए। 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद, जिसको भारतीय प्रेस परिषद, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया कहते हैं, उसकी स्थापना हुई थी कि वो पत्रकारिता में उच्च आदर्श और पत्रकारों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। परंतु प्रेस काउंसिल को प्रायः क्या कहा जाता है? इज ए पेपर टाइगर विथ ए रबर टिप। ये कागजी शेर है जिसके रबड़ के दांत से वो काटेगा तो गुदगुदी होगा, आपको कटेगा भी नहीं। तो प्रेस काउंसिल एक वार्निंग सा दे सकता है, सजा, इसको पनिटिव पावर नहीं। और प्रेस काउंसिल की बहुत संक्षेप में कहानी बताएं तो के बिरला और हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक और उसके संपादक बीजी वर्गीस के बीच बहुत बड़ा द्वंद्व चला था, और उनके लेखन से हिंदुस्तान टाइम्स, मैं वहां काम भी किया हूं, हिंदुस्तान टाइम्स, वो प्रभावित हो रहा था। तो मालिक ने उनको विदेश में भेजना चाहा, फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बनाना चाहा, इक्वल स्टेटस के साथ फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट बनाने का ऑफर दिया, लेकिन वो चले गए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया। और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जब गए तो अंत में उस समय की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस ला करके प्रेस काउंसिल को ही एबॉलिश कर दिया। तो इस प्रकार से संपादक की हार हुई और मालिक की जीत हुई। तो ऐसे बहुत सारे, विनोद मेहता का केस है, एक बंबई वाले विनोद मेहता, एक सिरसा में भी विनोद मेहता है, दो एक इंडियन पोस्ट के एडिटर थे, उनके साथ भी ऐसे बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी केस स्टडीज हम पढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एक बताया। उसके बाद सेकंड प्रेस कमीशन है। मैं चूंकि शिक्षक हूँ इसलिए इन सब चीजों पर ज्यादा ये दे रहा हूँ, बाकी तो मीडिया से जुड़े जो लोग हैं वो इसके व्यवहारिक पक्षों को ज्यादा बताएंगे। तो सेकंड प्रेस कमीशन ने कहा था कि भाई मीडिया में जो बहुत ज्यादा कमर्शियलाइजेशन है, व्यावसायीकरण है, वाणिज्यीकरण है, जो मीडिया को पीत पत्रकारिता, पेड न्यूज, एडवर्टोरियल के लिए व्यवस्थ कर रहा है, तो इसको हटाना चाहिए और औद्योगिक घराने से मीडिया को पृथक करने की आवश्यकता है। और ये इसका रिकमेंड ये बनने जा रहा था, लेकिन एक बहुत बड़े समाचार पत्र जिसका नाम लेना अच्छा नहीं लगता, हालांकि किताबों में नाम भी लिखा है, उन्होंने चाहा कि सेकंड प्रेस कमीशन लागू ना हो। तो उन्होंने, गिरिलाल जैन थे उस समय एक समाचार पत्र के मुंबई एडिशन के पत्रकार एडिटर थे, और एक राजेंद्र माथुर थे नई दुनिया इंदौर के संपादक, और अमृता प्रीतम पंजाब की फ्रीलांसर कॉलमनिस्ट है। इन तीनों ने एक प्रकार से उस पर आपत्ति जता दी, अपना नोट ऑफ डाइसेंट जिसको कहते हैं, और ये सेकंड प्रेस कमीशन का ये जो मिशन था वो फेल कर गया। जब गिरिलाल जैन ने आपत्ति जताई तो बंबई संस्करण से वो पूरे भारत के संस्करण के प्रधान संपादक, उनको पुरस्कार दिया नोट ऑफ डाइसेंट पुट अप करने के। उसी तरह राजेंद्र माथुर नई दुनिया में थे, वो दिल्ली के प्रधान संपादक बन गए, दिल्ली के एक अखबार के। और अमृता प्रीतम जो मीटिंग में नहीं गई थी, उसको भी पुरस्कार स्वरूप रेगुलर कॉलमनिस्ट बनाया गया। तो इस तरह से प्रेस जो है आजादी की लड़ाई से लेकर, आपातकाल से लेकर आज तक अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए संघर्षरत है। कभी वो प्राप्त कर लेता है, कभी पिछड़ जाता है, कभी चारों तरफ से सहयोग मिलता है, कभी कहीं से सहयोग नहीं मिलता। तो ये बड़ा ही विचारणीय और शोभनीय विषय है। अभी जो हम मना रहे हैं ये विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस,
इसका थीम है, हर बार एक थीम होता है। 2025 का क्या थीम है? 2025 का थीम है इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन फ्रीडम ऑफ प्रेस, यानी कि प्रेस की स्वतंत्रता पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव, यही इसका थीम है। तो आज की चर्चा ज्यादा इस पर ही होनी चाहिए थी। पत्रकारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कई बार खतरे पैदा हुए। बाहरी दबाव मैंने चर्चा किया, आंतरिक दबाव संक्षेप में ले रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सबसे ज्यादा खतरा जो लोग महसूस कर रहे हैं कि कहीं ये हमारी नौकरी को अजगर की तरह निगल तो नहीं जाएगा। अभी शिकागो टाइम्स ने बड़े पैमाने पर पत्रकारों की छुट्टी की और पूरे विश्व में एक डर सा बना हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से खतरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी मौलिकता को नष्ट तो नहीं कर देगा, हमारी रचनात्मकता को, हमारी सृजनात्मकता को नष्ट तो नहीं कर देगा। तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो युग है, इसमें हम पत्रकार भी डर जाते हैं। पत्रकार ही नहीं, दूसरे क्षेत्र में जो हैं, निजी क्षेत्रों में जो उद्योग में काम करें, उस सबके अंदर एक भय सा हो गया है। और जब उसको नौकरी का ही डर रहेगा तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का इस्तेमाल भला कैसे कर पाएगा? मगर मेरा अपना अनुभव है, जैसे भारत में जब रेडियो आया 2020-21 में, तो हम कहते थे समाचार पत्र को खतरा है। लेकिन हुआ क्या? क्योंकि एक दिन पहले रेडियो पर न्यूज आ जाता था। तो क्या हुआ? अखबार को कोई खतरा नहीं हुआ। रेडियो और अखबार एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए। जिन्होंने एक दिन पहले रेडियो पर जो सुना था, क्रिकेट का कमेंट्री हो चाहे न्यूज हो, वो दूसरे दिन अखबार में उसी को बहुत गंभीरता से पढ़ना पसंद करते थे। कि सुनील गावस्कर ने इतना रन बनाया, और जो अखबार में भी लोग उसको पढ़ना पसंद करते थे कि किस तरह से अखबार मिली। उसी तरह जब टेलीविजन आया तो एक खतरा महसूस हुआ अखबार को, और सारे एडिटर बहुत चिंतित हो गए कि टेलीविजन आया है तो अखबार को खतरा है। तो सारे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की दिल्ली में बैठक हुई और उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक ज्ञापन दिया कि टेलीविजन पर समाचार नहीं प्रसारित किया जाना चाहिए, इसको एक एंटरटेनमेंट चैनल ही रखा जाए, नहीं तो हमारा समाचार जो है, समाचार पत्र पिट जाएगा। आप पहले ही बता देंगे कि सचिन तेंदुलकर ने इतना रन बनाया है और ऐसी बैटिंग की है, या जो भी घटनाएं हैं, तो दूसरे दिन हमारा पढ़ेगा कौन? तो सूचना मंत्रालय ने उस ज्ञापन को रखा और कहा कि कुछ दिन के बाद मैं बताता हूं, और उस पर काफी वैचारिक मंथन करने के बाद सूचना मंत्रालय ने ये रद्द कर दिया कि नहीं, टेलीविजन पर न्यूज आएगा, आपको अखबार जैसे निकालना है निकालिए। फिर अखबार ने इस प्रतिस्पर्धा से युद्ध किया और अपने रूप स्वरूप को बदला। न्यूज, फीचराइज्ड न्यूज, शॉर्ट न्यूज, न्यूज फीचर, न्यूज एनालिसिस, बैकग्राउंडर, एलिगेंट फोटोग्राफ, जुस्सी स्कैंडल, स्पाइंग रिपोर्टिंग, सब करना शुरू किया अखबार ने और अपने को सरवाइव कराया। और ये सर्वाइवल के बाद अखबार, समाचार पत्र जिसको हम कहते हैं, वो न केवल टेलीविजन से किसी प्रकार का खतरा हुआ, बल्कि दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए। अखबारों की बाढ़ सी आ गई, छोटे छोटे कई अखबार का उदयमान पत्रकार के रूप में उदय हुआ और काफी बढ़ा। अब इंटरनेट आया तो भी लोग कहते हैं कि खतरा है। खतरा हुआ। विकसित देशों में एक फिलिप मेयर की किताब है, वैनिशिंग न्यूज़पेपर इन दिस इंफॉर्मेशन एज। पश्चिम के देशों में बहुत से अखबार, वाशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब काफी सर्कुलेशन अच्छा किया। विकासशील देशों में अगर हम भारत का उदाहरण दें और दूसरे देशों का उदाहरण दें, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अखबारों की समाचार प्रसार संख्या बढ़ी, क्योंकि वहां पर इंटरनेट की उतनी पेनेट्रेशन नहीं है, वहां पर साक्षरता बहुत तेजी से बढ़ रही है, लोगों की क्रय क्षमता बढ़ रही है। इस कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में समाचार पत्रों की प्रसार संख्या बढ़ते बढ़ते भारत में अभी भी ग्रोथ रेट पॉजिटिव है और दूसरे भी, लेकिन विकसित देशों में ग्रोथ रेट ऑफ न्यूज़पेपर नेगेटिव है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूंगा कि समाचार पत्र का कहीं से कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उसके रूप स्वरूप केवल बदले, उसका फॉर्मेट बदला है। वो ऑनलाइन फॉर्मेट पे चला गया, वो ई पेपर के रूप में चला गया, वो पोर्टल के रूप में चला गया। तो प्रसार संख्या कहां, उसके टीआरपी होते। आज समाचार पत्र के ऑडियो विजुअल प्रकाशन आ गए, तो दूसरा रूप ले लिया, लेकिन पत्रकारिता की कोई आधारभूत बातें नहीं बदली। हम लोग बहुत स्टूडेंट लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं, फैक्चुअलिटी, एक्यूरेसी, बैलेंस, ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, ये जर्नलिज्म के आधारभूत तत्व हैं। लेकिन कई बार पत्रकारिता में ये तत्व टूटते नजर आते हैं। फैक्चुअली, आप एक फैक्चुअलिटी को ही देखिए, अगर समाचार पत्र केवल सच तक ही पहुंच जाए
तो आधी से ज्यादा पत्रकारिता की समस्या समाधान हो जाएगी। लेकिन हमको कई बार सच ही नहीं मिलता, कई प्रकार के दबाव जिसका जिक्र मैंने किया। उसके बाद तो इस प्रकार से मैं ये महसूस करता हूं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मैं शॉर्ट में बोलता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ऐसा हो रहा है कि हम कोई भी सामान्य व्यक्ति भी उसमें सूचना कुछ बिंदु डाल दे और उसको कह दे कि इसको मेक इट ए प्रोफेशनल न्यूज या व्यावसायिक तरीके से इसको प्रस्तुत किया जाए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें 5W1H और 7 C's और इन्वर्टेड पिरामिड रूल फॉलो कर लेता है और वो बनाकर न्यूज आपको दे देता है। इससे खतरा होता है न्यूज राइटर को, न्यूज एडिटर को, एडिटर जो लिखने वाले हैं उनको डर लगता है कि मेरे को क्या हो, और इसीलिए शिकागो टाइम्स का मैंने उदाहरण दिया। लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक भावुक देश है, इमोशनल कंट्री। तो जो भावुक देश है और उसमें जो क्रिएटिव राइटिंग है, फीचर राइटिंग है, फीचराइज्ड न्यूज है, फिक्शन राइटिंग है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं कर सकता। यहाँ तक कि न्यूज को आप फीचराइज करेंगे तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बस की बात नहीं है। तो हमें अपने स्किल को उस दिशा में बढ़ाना चाहिए, क्योंकि भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उतना खतरा नहीं है। ये भारत में भी ये एक सहयोगी के रूप में आएगा। जब इंटरनेट आया था तो अखबारों का विस्तार हुआ, उसके कई संस्करण निकलने लगे पूरे। जहां टाइम्स ऑफ इंडिया एक जगह से निकलता था, हिंदुस्तान टाइम्स एक जगह से निकलता था, 50 जगह से, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, अमर उजाला, किसी भी अखबार का नाम, उसके संस्करण बढ़ते गए तो रोजगार को कोई खतरा तो नहीं हुआ। उसी तरह जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उससे भी रोजगार को मुझे नहीं लगता, ये भी एक दूसरे के पूरक ही सिद्ध होंगे। और जब रोजगार का कोई खतरा नहीं है तो हमारे पत्र